So, hello everyone. Let's come to chapter 2 of class 12th inverse trigonometry functions. Right. So, before explaining the concept of inverse trigonometry functions, let's talk about the basic graphical representation of two direct trigonometry functions. That is the two basic functions of sine and cos. All of us know that the graph of the sine function is such that it is 0 at 0 attains its maximum at pi by 2, then it is again 0 at pi, then it is minus 1 at 3 pi by 2, and then it is minus 1 at minus pi by 2, and like this is a continuous function. It's a periodic, gets repeated after an interval of 2 pi के बाद वापस वैसा आ जाएगा. And if you come to cos is another periodic function with the same periodicity like that of sin x. But इसमें क्या है कि at x is equal to 0, the value of cos x is what? Plus 1. And then it is 0 at pi by 2. At pi this is minus 1. At 3 pi by 2 it is again 0, and so on. Right. Now how do you represent actually inverse of a function graphically? So it simply we interchange the axis. X axis y axis हो जाती है और y axis z axis. So वो ट्रांसलेशन कर लिया मैंने उसका. और अगर मैं साइन इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ये देखिए जीरो पे क्या आएगा मेरे पास? जीरो, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ y एक्सिस. द पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द ग्राफ विल बी ऑन दिस नाउ. तो ये आ गया हमारे पास. तो ये x एक्सिस वाला जो डोमेन एंड को डोमेन इंटरचेंज हो जाते हैं. तो पहले डोमेन किस में था? इट वाज x एक्सिस, राइट, and it was set of all reals. So sine is a function from a real to closed interval minus 1 and 1. Now if you talk about sine inverse, तो sine inverse ये function आ गया आपके पास. इसके लिए एक important चीज है हमारे लिए जानना कि हमने पढ़ा था कि when a function is invertible, a function is invertible if it is bijective. Bijective, that is 1 1 and on 2. This is the criteria for a function to be bijective. Right. Now if you talk about sine function from all reals to close interval minus 1 to 1, जब मैं इसको कंसिडर करके चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका रेंज को डोमेन फिक्स करके रखा ताकि ये इन्वर्टिबल हो जाए. अब अगर मैं बेसिक टेस्ट लगाता हूँ, ग्राफिकल मैथड के लिए बेस्ट होता है टेस्ट लगाना लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. If I draw a line parallel to x axis, तो ये लाइन तो इसको एक से ज़्यादा जगह पे इंटरसेक्ट कर गई. It means it is not a one function, it is a many one function, and it is true also. क्यों? क्योंकि sine of your pi by 3, that is 60 degree, is sine of pi minus pi by 3. होता है ना हमारे पास. That is sine of 60 degree equal to sine of 120 degree. So sine of 60 is equal to root 3 by 2 equal to sine of 120, but 60 is not 120, hence this function is many one. तो फिर हम क्या करते हैं? जब हमारे पास पूरे डोमेन में फंक्शन 1 1 नहीं होता, तो फिर हम क्या करते हैं? वी रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन. क्या करते हैं? हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं. और हमने ग्राफिकल मैथड में एक चीज पढ़ी थी कि अगर हमारा फंक्शन सिर्फ इंक्रीज करे या सिर्फ डिक्रीज करे, तो उस पर्टिकुलर इंटरवल में वो फंक्शन जो है वो 1 1 रहता है. अब अगर मैं साइन की बात करता हूँ और साइन को मैं 0 से यहाँ तक लेता हूँ, ये इंक्रीज कर रहा है. इससे पहले भी ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा था. इंक्रीज का मतलब क्या है? कि जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे y भी इंक्रीज कर रहा है. जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही थी y की वैल्यू भी बढ़ रही है. इस पूरे इंटरवल में ये फंक्शन क्या हो गया? 1 1 हो गया. सिमिलरली दिस वाज 3 पाई बाय 2, राइट. यहां पे टर्निंग पॉइंट आ गया. इसके बाद वापस ये फंक्शन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. और यहां तक क्या करता जा रहा है? डिक्रीज कर रहा है. फिर यहां पे टर्न किया, इसके बाद वापस इसकी नेचर चेंज हो गई. तो इसका कहने का मतलब ये है कि इस इंटरवल में भी ये फंक्शन 1 1 था. उसके बाद इस इंटरवल से लेके इस इंटरवल तक भी ये फंक्शन 1 1 था. और जब मैंने इसका कोडोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया -1 से +1 तक, तो अब तो कोई भी लाइन पे आप ड्रॉ करोगे तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी ग्राफ के साथ. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट साइन इज
if I take sine function from minus pi by 2, so closed interval minus 1 to 1, then sine is bijective graphically. I have proved it. एब्स्ट्रैक्ट मैथड में आप ले सकते हो, लेट x1 x2 बिलोंग टू करके, ठीक है. सो साइन इज बाइजेक्टिव. सो इफ साइन इज बाइजेक्टिव इट मींस साइन इज इनवर्टिबल, ठीक है. और यही चीज हमने पढ़ी थी, इफ अ फंक्शन इज इनवर्टिबल only then its inverse exists and is defined. That is, if f is invertible, only then you can take f to the right side and it becomes f inverse. ठीक है सर. तो साइन बाइजेक्टिव हो गया, तो इस केस में साइन क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल. इसका मतलब साइन इनवर्स विल बी अ फंक्शन. जब आप इनवर्स लेते हो तो क्या होता है, उसके डोमेन एंड कोडोमेन दे गेट्स इंटरचेंज. तो साइन इनवर्स विल बी अ फंक्शन फ्रॉम -1 से लेके -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल, राइट. सिमिलरली अगर मैं इस इंटरवल में लेता हूं, कहां से लेके π/2 से लेके 3π/2 तक, यहां पर भी तो साइन क्या था, 1 as well as on 2. So there is another branch where sine is invertible. So I could have written sine inverse function from -1 से लेकर π/2 to 3π/2. So अगर आप ग्राफिकली देखोगे, ठीक है, फॉर एनी टू सक्सेसिव ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, any two successive odd multiples of 90, the sine function is invertible, right? But out of all those, this branch is said to be the principal branch. What do you call it? Principal branch. ठीक है सर. तो साइन पूरे डोमेन में अगर आप रियल डोमेन लेके चलोगे तो इन्वर्टिबल नहीं है, लेकिन अगर आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर दोगे फॉर एनी टू सक्सेसिव ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, जैसे 1π/2 से लेके 3π/2, 5π/2 से लेके 7π/2, 7π/2 से लेके 9π/2, -3π/2 से लेके -π/2, कहीं भी चले जाओगे तो उन सारे केसेस में साइन इन्वर्टिबल होगा और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. और यहीं से हमें पता चलता है कि साइन इनवर्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेकर 1 तक. सो मैं साइन इनवर्स को अप्लाई नहीं कर सकता अगर मेरे पास उसके डोमेन में वैल्यू -1 से कम हो या 1 से बड़ी हो. तो साइन इनवर्स जब भी एग्जिस्ट करेगा, जिसके ऊपर भी मैं उसको ऑपरेट करूंगा साइन इनवर्स को, वो जो वैल्यू होगी वो -1 से लेके 1 के बीच में होगी, ठीक है. नहीं तो ये निरर्थक हो जाएगा. एंड द रेंज विल बी, जो आंसर आएगा वो कहां से कहां तक आएगा, -π/2 से लेकर π/2 तक. इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच. और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपके पास यहाँ पे रहेगी, जो हम कॉस के केस के बाद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. सेम इज द केस फॉर द कॉस फंक्शन. कॉस को भी अगर मैं 0 से पाई तक लेके चलो तो ये लगातार डिक्रीज कर रहा है, दिख रहा है ना आपको, डिक्रीज करता हुआ फंक्शन नीचे जाता हुआ. ये टर्निंग आ गया. इसके बाद अगर मैं फंक्शन को उठाता हूं तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. अगर कॉस भी मैं रियल टू रियल लेता हूं, ठीक है, तो ये फंक्शन वो नहीं होगा हमारे पास, व्हाट यू से इज 1 एंड ऑन 2. बट अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं कॉस को रियल से लेके -1 to 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है, तो भी ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है. ऑन टू है लेकिन 1 नहीं है. तो 1 कहाँ से कहाँ तक है, अगर मैं कॉस के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं 0 से पाई, ठीक है, तो दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव. और अगर ये बाइजेक्टिव है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मतलब कॉस इनवर्स एग्जिस्ट करता है. और वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -1 से लेके -1 क्लोज इंटरवल टू क्लोज इंटरवल 0, पाई. सिमिलरली ये कहाँ से लेके पाई से लेके 2π तक एंड सो ऑन. इसका मतलब ये है कि cos is 1 फॉर एनी टू सक्सेसिव, दो चीजें लिखने जा रहा हूं मैं, ध्यान रखिए, फॉर एनी टू सक्सेसिव, या तो मैं लिख देता हूं इसको इवन मल्टीपल्स
of pi by 2 or multiples of pi for any two successive multiples of pi. ठीक है, any two successive integral multiples of pi will be wonderful things to conclude. ठीक है जी. मैंने यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 क्यों लिखा? क्योंकि साइन के लिए मैं पाई बाई 2 के मल्टीपल पे जा रहा था. ट्रिग्नोमेट्री है, क्वाड्रेंट की स्टोरी रहेगी. एवरी क्वाड्रेंट changes after pi by 2. So rather than knowing it in terms of pi, I expressed in terms of pi by 2. And every even multiple of pi by 2 will always be a multiple of pi. हमें पता ही है. ठीक है ना. कोई भी जो इवन मल्टीपल ऑफ 50 रुपये का होगा तो वो 100 रुपीज़ वाले नोट का तो हमेशा मल्टीपल रहेगा ना. 100 रुपीज़ नोट है, 2 इंटू 50 वाले. 200 रुपये विल बी 4 इंटू 4 50 वाले, 4 इंटू 50 वाले नोट. ठीक है. 500 रुपया इज वॉट? 500 रुपये में 50 वाले कितने आएंगे हमारे पास? 500 के अगर 5 लोग हैं, ठीक है, तो 50 के उसमें कितने आएंगे हमारे पास? यू नो इट वेरी वेल, 10. ठीक है. सो एनी मल्टीपल ऑफ पाई विल ऑलवेज बी एन इवन मल्टीपल ऑफ pi by 2. A multiple of number is always an even multiple of its half. Right sir? तो cos is invertible. Again cos का डोमेन कहाँ से कहाँ तक आया? -1 से 1 तक. और रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गया इसका? 0 to pi तक. ठीक है सर. अब इंटरेस्टिंग बातें, दिस इज द प्रिंसिपल ब्रांच. पाई टू पाई 2 पाई ले लोगे तो दिस इज द ब्रांच अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच. अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो हम लोगों ने 11th क्लास में भी डिस्कस की थी. अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही रहूं, ठीक है, इफ आई रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस ओनली, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अगर आप समझ पाओगे इसको. दिस विल बी ऑफ इमेंस हेल्प टू ऑल ऑफ यू. दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2 ऑल्सो. यहाँ पे आप इसको माइनस पाई, अगर उल्टा चलता है यहाँ से तो मैं इसको माइनस पाई बाई 2 लेके चलता हूँ. यू कैन से 3 पाई बाई 2 ऑल्सो. राइट बॉस. अब आप सबको पता है कि ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस, इसका एक निकनेम होता है. इसको हम क्या कहते हैं हमेशा? साइन एक्सिस. आप कभी भी नोटिस करिएगा. ठीक है. वाई एक्सिस पे कॉस 0 होता है, राइट. और एक्स एक्सिस पे कौन 0 होता है? साइन 0 होता है. तो एक्स एक्सिस को हम हमेशा कॉस एक्सिस कहते हैं. वैसे भी अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को भी डिफाइन कर लोगे, इसके लिए हम बेस लेते थे, इसके लिए हम परपेंडिकुलर लेते थे. बेसिक कॉन्सेप्ट आप लेके चलो. हमेशा कहाँ से मूव करते हैं हम? एंटी क्लॉकवाइज. और छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ. अब साइन, ये देखो, नोटिस करिएगा, क्या जो साइन फंक्शन था हमारे पास, जो साइन फंक्शन निकाल रहे थे, जब हमने साइन इनवर्स डिफाइन किया था, -1 से लेके कहाँ से कहाँ तक आया था? इसका रेंज या कहाँ से कहाँ तक आया था? -π/2 से लेकर π/2 तक. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. -π/2 से लेके कहाँ तक? π/2 तक. और अगर मैं बात करता हूँ कॉस की, तो कॉस एक्सिस कौन सी है? दिस एक्सिस इज व्हाट? कॉस एक्सिस. राइट बॉस. अब इसको मैं यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ. मिनिमम वैल्यू 0 और ये कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू पाए. अब देखो कॉस एक्सिस की अगर आप बात करते हो, ठीक है, तो जो कॉस इनवर्स आपके पास आया था वो भी कहाँ से कहाँ तक आया था? -1 से लेके 0 to पाई. आई होप इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड. ठीक है. अगर आप ये चीज़ें समझ लोगे तो आपके लिए डोमेन रेंज समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा. ठीक है सर. तो इसीलिए कॉस का जो भी आंसर आएगा वो कहाँ, कॉस इनवर्स का जो भी आंसर आएगा कहाँ से कहाँ तक आएगा? 0 से लेके पाई तक. ठीक है. और साइन इनवर्स का जो भी आंसर आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा? -π/2 से लेके π/2 तक. अब एक चीज़ और भी हमने पढ़ी थी कि साइन के साथ 3 लोग और जुड़े रहते थे. मतलब साइन की जो टीम थी वो 3 की टीम थी, tan, साइन, कॉसेक. और कॉस की जो टीम थी वो भी 3 की थी, कॉस, सेक और कॉट. राइट. अब एक इंटरेस्टिंग चीज आप यहाँ पे देख के चलिएगा. इन लोगों, अगर इन वैल्यूज के बारे में अगर आप बात करोगे, इनके जो रेंज के कोडोमेन की अगर मैं बात करूंगा, तो जब आपके पास tan इनवर्स आएगा ना, तो उसके लिए इंटरवल आ जाएगा -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल. राइट. और जो आपके पास कॉसेक इनवर्स आएगा ना, उसके लिए इंटरवल कहाँ से कहाँ तक आएगा हमारे पास? ये आएगा -π/2 से π/2 -0 सिंगलटन. राइट.
एंड इफ यू रिमेंबर डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा उस तरफ दिमाग लेके जाइए तो आपके लिए मजेदार हो जाएगा. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू -π/2 साइन एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस, ये वाली कॉस एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज आप जाओगे यहाँ पे. ठीक है, तो ये अगर साइन का डोमेन सॉरी रेंज दे रहा है आपको, तो tan का क्या हो जाएगा, tan वाई एक्सिस पे डिफाइन नहीं होता था तो दोनों लिमिट पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, इसलिए ओपन इंटरवल आ गया. और कॉसेक में क्या होता था, रेसिप्रोकल ऑफ साइन में इनवर्स को डायरेक्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता था, साइन, और वो कहाँ डिफाइन नहीं होता था, यहाँ पे साइन 0 होता था. तो साइन 0 कहाँ पे होता था, एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू होती थी, 0. तो इसीलिए कॉसेक में आ जाएगा पूरा का पूरा साइन वाला रेंज, -0 नहीं आएगा. एंड सेम इज विद द कॉस ऑल्सो. तो कॉस के लिए कहाँ से आ गया, क्लोज इंटरवल 0 to π. तो जब मैं बात करूँगा कॉट की, तो कॉट क्या हो जाएगा पता ही है आपको, ओपन इंटरवल. ठीक है, 0 to π. और जब उसकी बात करोगे आप सेक की, तो क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल सॉरी क्लोज इंटरवल 0 to π -π/2 सिंगलटन, राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, right. So all of you are requested to go through the formulae please, so that we can solve the rest of the things. Thank you so much.